Today we are going to discuss about DNA replication. Okay, DNA replication, जिसको कि आप डीएनए सिंथेसिस भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल से जब दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, तो अल्टीमेटली उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? डीएनए सिंथेसिस की। तो या तो आप कहेंगे आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं या डीएनए सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। पहले डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के, किसी भी टॉपिक के बारे में। तो डीएनए और डीएनए से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, तो उनकी उनमें से कुछ सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज हैं जिनको कि थोड़ा सा हमें पता होना जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार एग्जामिनेशंस में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए थोड़ा बैकग्राउंड। तो पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर आगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को वो अच्छी भी लगेगी। थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए या न्यूक्लिक एसिड रिसर्च के एरिया में बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है, उनके बारे में जानना, और थोड़ी सी उन्होंने क्या क्या किया है, कब किया, कैसे इवोल्यूशन हुआ रिसर्च का डीएनए के डायरेक्शन में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। शुड वी स्टार्ट? ओके ओके। सो आई एम स्टार्टिंग विथ सम बैकग्राउंड, और ये बैकग्राउंड में स्टार्ट कर रहा हूं डार्विन। ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं चार्ल्स डार्विन। डार्विन 1809 से 1882 के टाइम में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दी, जिसको कि नाम दिया गया इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज वाया नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने एक थ्योरी दी कि जो नई स्पीशीज बनती है, या उसका जो नई स्पीशीज का जो इवोल्यूशन होता है, वो थ्रू नेचुरल सिलेक्शन होता है। ये चार्ल्स डार्विन की फोटोग्राफ है। सभी लोग इससे काफी अच्छे से जानकार होंगे कि इस फोटो को पहचानते होंगे चार्ल्स डार्विन को। ये अपने टाइम के बहुत ही बिग शॉट साइंटिस्ट थे। 1809 एंड 1882 तक चार्ल्स डार्विन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि वर्ल्ड वाइड सब हर एक कोई इनको जानता था। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज वाया नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में लगभग मोर और लेस सेम ही मान लो, थोड़ा सा लेट थे, बट 1822 से 1884 के बीच में एक और ग्रेट साइंटिस्ट, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, बट इनको कभी किसी ने साइंटिस्ट की तरीके से माना नहीं। ही वॉज अ सिंपल अडॉक टीचर, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनका भी टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी, या कहें कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, जो करेक्टर्स होते हैं, दे ट्रांसफर, सो ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। तो उन्होंने कहा कि जो करेक्टर्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसकी फॉर्म में जाते हैं? फैक्टर्स की फॉर्म में जाते हैं। तो जब उससे पहले ही डार्विन अपनी ये थ्योरी दे चुके थे, तो जब मेंडल ने ये अपनी थ्योरी बताई सभी लोगों को, तो किसी ने भी मेंडल के ऊपर विश्वास नहीं किया, बिकॉज ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ मॉन्क। एक चर्च के अंदर एक मॉन्क थे, और इन्होंने काफी कोशिश की कि लोग इनकी बात को समझ पाए। इवन ही गेव वंस ही गेव अ प्रेजेंटेशन, उसमें किसी ने पूछा कि भाई यू आर सेइंग दैट डार्विन इज रॉन्ग, और आप कह रहे हैं कि करेक्टर्स जो है ट्रांसफर होते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में। फैक्टर्स क्या हैं? बायोलॉजिस्ट को ये बात समझ में नहीं आती थी, व्हाट इज दिस फैक्टर, और मेंडल को ये नहीं पता था कि फैक्टर क्या है। मेंडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस फैक्टर, बट ही वाज डैम श्योर दैट देयर इज सम फैक्टर which is responsible for transferring the characters from one generation to the next generation. तो एक पर्सन ने, साइंटिस्ट ने कहा कि भाई तुम डार्विन के अगेंस्ट में बोल रहे हो। डार्विन ने कहा है कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवोल्यूशन होता है स्पीशीज का, तुम कह रहे हो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तब इन्होंने कहा कि देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डार्विन जो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, दैट प्रॉब्लम इज डिफरेंट। डार्विन सेड इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन,
What I am saying, what problem I am addressing is totally different. I am saying the characters which are already present in the parents, when they goes to offsprings, they transfers in the form of some factors. तो इस तरीके का ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा, और मेंडल के बारे में बहुत लंबी स्टोरी है, इसको मैं अभी नहीं कवर अप कर रहा हूँ। और at the end of his life he stopped working doing research on pea plant or any other plant, और इनके काम को किसी ने भी पहचाना नहीं। लेटर ऑन इनके काम को ये 3 साइंटिस्ट हुए, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूगो डे वरीज, कोरेंस एंड टिशरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डे वरीज, कोरेंस एंड टिशरमार्क, इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को वापस से समझा और इसको रीडिस्कवर किया और रीडिस्कवर करके मेंडल्स के लॉज को दिया। उनके काम को रीडिस्कवर करके कुछ लॉज बनाए, 3 लॉज, जिनको कि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। बट ये 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मेंडल के काम को वापस से रीडिस्कवर किया और पूरी साइंटिफिक सोसाइटी में बताया कि मेंडल वॉज करेक्ट, और मेंडल को एक रिकॉग्निशन मिला। इन 1869 बहुत सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन जेनेटिक रिसर्च। ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे, एक स्विस साइंटिस्ट थे फेडरिक मिस्चर, इन्होंने क्या किया, एक्चुअली ही वॉज वर्किंग ऑन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स पे काम करते थे, प्रोटीन्स के ऊपर काम करते थे। और ये क्या करते थे कि ये प्रोटीन्स को आइसोलेट करते थे और उनको कैरेक्टराइज करने की कोशिश करते थे WBCs के अंदर से। तो फर्स्ट ही फर्स्ट आइडेंटिफाइड व्हाट ही कॉल्ड लेटर ऑन एज न्यूक्लिन। इन्होंने पहली बार कुछ ऐसा आइडेंटिफाई किया जिसको बाद में इन्होंने न्यूक्लिन का नाम दिया, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन WBCs। ये क्या करते थे, WBCs आइसोलेट करते थे, एक क्लिनिक थी, वहां से ये बैंडेजेस लेते थे, और उस बैंडेजेस में से पस सेल्स में से WBCs को एक्सट्रैक्ट करके वॉश करके फिर उसमें से न्यूक्लिक एसिड ये प्रोटीन्स को डिटरमाइन करते थे। लेकिन उसको करते समय इनको एक अनयूजुअल चीज मिली, जिसको बाद में इन्होंने किसका नाम दिया, न्यूक्लिन का नाम दिया। लेटर ऑन उसको हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, और अभी हम उसको डीएनए की फॉर्म में जानते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स जो है वो डीएनए की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जिसको कि मेंडल ने पहले फैक्टर का नाम दिया था। सो एक्चुअली वर्किंग ऑन प्रोटीन्स, ही यूज्ड टू प्रेसिपिटेट द प्रोटीन्स एंड विच आर प्रेजेंट इन द WBCs। तो WBCs में जो प्रोटीन्स होती थी उनको प्रेसिपिटेट करते थे, उनकी प्रेजेंस को चेक करते थे। बट व्हाट हैपेंड इज ही केम अक्रॉस अ न्यू मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल मिला इन्हें विद हाई फॉस्फोरस कंटेंट। अच्छा, एक खास बात है, कोई भी प्रोटीन, जो प्रोटीन होती हैं, उन प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके अंदर फॉस्फोरस नहीं होता है, ठीक है, सल्फर तो होता है, मिथ्योनिन सिस्टीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं होता है। तो जब उन्हें फॉस्फोरस मिलने लगा तो उन्हें लगा यार ये तो प्रोटीन नहीं है। उन्होंने ये भी पता लगाया कि ये जो मॉलिक्यूल इनको मिला है इसका प्रोटियोलिटिक डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसका प्रोटियोलिटिक डाइजेशन नहीं हो पा रहा, मतलब प्रोटियोलिटिक डाइजेशन से रेजिस्टेंट है। तो ही वॉज डैम श्योर, कंफर्म दैट जो मॉलिक्यूल इनको मिला है दैट इज नॉट अ प्रोटीन, दैट इज नॉट अ प्रोटीन। तो वो क्या है, तो उसको इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आती है, जो हम सबको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, ग्रिफिथ। आई होप तुम लोगों ने ग्रिफिथ का नाम सुना हो सबने, और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता हो। 1928 ग्रिफिथ, ये ग्रिफिथ का फोटोग्राफ है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर।
he reported that the bacteria are capable of transforming genetic information via process called as transformation. तो इन्होंने पहली बार ये चीज डिस्कवर करी कि एक बैक्टीरियल सेल अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, और जिसकी वजह से ये स्ट्रेन 1 था, ये स्ट्रेन 2 था, तो ये स्ट्रेन 1-2 जो है ये 1 की तरह ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, स्टार्ट एक्टिंग लाइक 2। ये एक्सपेरिमेंट पे बाद में बात करेंगे, बट ही फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड दैट बैक्टीरियल सेल्स कैन ऑल्सो ट्रांसफर देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल वाया प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया गया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ग्रिफिथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड रिसर्च के एरिया में कि फर्स्ट टाइम ही डिस्कवर्ड दैट बैक्टीरियल सेल कैन आल्सो ट्रांसफर देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। ग्रिफिथ के बाद में एक लंबा गैप है, उसके बाद में नाम आता है, ये 3 साइंटिस्ट हुए, एवरे, मैक्लॉयड एंड मैककार्टे। एवरे, मैक्लॉयड एंड मैककार्टे, ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने ग्रिफिथ के जो फाइंडिंग्स थी उनको पढ़ा, एंड दे केम टू नो कि ग्रिफिथ वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज हैपनिंग। सो दे डिसाइडेड ओके, हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के पीछे जो गैप है, उसमें जो एक गैप बचा उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। सो दे फर्स्ट टाइम discovered that DNA is the substance. So these were the scientists who first time discovered that DNA is the substance that causes bacterial transformation, जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है इन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जो ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे कि क्या ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो इन 3 साइंटिस्ट ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और ये बात प्रूफ कर दी कि DNA is that substance which was responsible for the transformation of genetic information from one bacteria to another bacteria in the Griffith's experiment. So these 3 scientists, they first time proved that DNA is the genetic material. Okay, इनकी पहली फाइंडिंग थी जिन्होंने ये बात लगभग तय करी कि हाँ, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनमें से DNA is the molecule which can carry the genetic information and can transfer genetic information from one generation to the next generation. तो एवरे, मैक्लॉयड, मैककार्टे, तो इसको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। देन इन 1952 इनके बारे में भी सभी तुम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आई एम श्योर कि तुमको ये नहीं पता होगा कि इसमें जो चेज थी, हर्शे चेज तो सब जानते हैं, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे चेज में जो चेज थी, ये एक फीमेल साइंटिस्ट थी, ठीक है, मार्था चेज, ओके, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बैक्टीरियोफाज के ऊपर, क्योंकि तुमको पता है बैक्टीरियोफाज के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। तो उन्होंने कुछ लेबलिंग करी न्यूक्लिक एसिड पे पहले, फिर प्रोटीन्स पे लेबलिंग करी प्रोटीन कोट पे, और ये बात प्रूफ कर दी कि बैक्टीरियोफाज जो होता है वो उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो उसके न्यूक्लिक एसिड के अंदर होती है। सो दे कंफर्म दैट DNA कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियोफाज। सो इन्होंने फर्स्ट टाइम, हर्शे एंड चेज, इन्होंने ये पहली बार डिस्कवर किया कि बैक्टीरियोफाज के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो उसके न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA के अंदर होती है, ना कि प्रोटीन कोट के अंदर होती है। सो इन 1952 इट वॉज क्लियर दैट even in bacteriophage the genetic information is present within the DNA of the virus. Okay, तो ये डिस्कवरीज अगर तुमको डिटेल में कभी पढ़नी हो किसी की एक्सपेरिमेंट्स, लाइक एवरे, मैक्लॉयड, मैककार्टे का क्या एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ का क्या एक्सपेरिमेंट है, हर्शे चेज का क्या एक्सपेरिमेंट है, तो मुझे तुम लोग बताना, और मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों इन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी एक एक क्लास में तुम लोगों की ले सकूं, या कोई एक वीडियो बना सकूं जिसको कि मैं तुम्हें अपने पोर्टल पे डाल दूंगा, तो तुम लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद
हर्शे एंड चेस के बाद में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आता है न्यूक्लिक एसिड रिसर्च के फील्ड में, वो आता है इरविन चारगाफ का। इरविन चारगाफ एक्चुअली ये इन्होंने क्या किया कि ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड ही रेड अ फेमस आर्टिकल रिटन बाय एवरे। ये जो एवरे हैं, इन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था इन 1944। 1944 में इन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया 1944 में। उसके बाद इन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा और उसमें इन्होंने बताया, शोड दैट हेरिडिटरी यूनिट्स विच वी नाउ कॉल्ड इट एज अ जीन आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। उस समय तक यही चीजों पे डिस्कशन चल रहा था कि हेरिडिटरी यूनिट क्या है, डीएनए है, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, या आरएनए है। तो पहली बार इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था कि हेरिडिटरी यूनिट्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। ये आर्टिकल चारगाफ ने पढ़ा एंड ही वाज सो मच इंस्पायर्ड बाय दैट आर्टिकल दैट ही लॉन्च्ड अ रिसर्च प्रोग्राम ऑन द केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इन्होंने कहा इस न्यूक्लिक एसिड, जब ये कह रहे हैं कि हेरिडिटरी यूनिट न्यूक्लिक एसिड है तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, तो इसकी केमिस्ट्री क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल और यू कैन से द न्यूक्लिक एसिड। तो इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स की केमिस्ट्री के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम ही लॉन्च कर दिया। इन 1950 two major conclusions he made after analyzing several DNA samples from various organisms, even from different species। इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए सैंपल्स को एनालाइज किया और दो मेजर कंक्लूजन निकाले। क्या वो दो मेजर कंक्लूजन थे? बहुत सिंपल कंक्लूजन है जिनको कि हम सब जानते हैं, बट उस समय के हिसाब से और आज के भी हिसाब से बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू है। पहला कंक्लूजन था, डीएनए जिसको कि मैक्लॉयड ने कहा था कि हेरिडिटरी यूनिट है, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, वेरीज अमॉन्ग स्पीशीज टू स्पीशीज। इन्होंने ये पाया कि ये जो डीएनए है जिसको कि जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी यूनिट कह रहे हैं, ये सब स्पीशीज में सेम नहीं है। मतलब एक जीनस की जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनके अंदर भी डिफरेंट है। इट मीन्स न्यूक्लियोटाइड डू नॉट रिपीट इन द सेम ऑर्डर, मतलब इनकी सीक्वेंस डिफरेंट है। पहला कंक्लूजन, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से और आज के हिसाब से भी। देन सेकंड मेजर कंक्लूजन ही मेड इज, इन अ डीएनए सैंपल he concluded that always whatever sample he calculated or analyzed, he found that A is always equal to T and C. Sorry, I will just remove this and make it. C is always equal to G. C is always equal to G. तो ये दूसरा मेजर कंक्लूजन था इनका कि किसी भी डीएनए सैंपल के अंदर A will always equal to T and C will always equal to G. Or you can say that amount of purine, मतलब A plus G, amount of purine A plus G नियरली पे ध्यान रखना, मतलब लगभग, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम होगा। सो अमाउंट ऑफ प्यूरिन A प्लस जी नियरली इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ pyrimidines C plus T, and this nearly is very important. Okay, so he made these two big conclusions out of that his research what he conducted on chemistry of nucleic acid, that DNA varies among the species, even the nucleotide do not repeat in the same sequence. And then second one, that in DNA sample A is equal to T and C will always equal to G. So the amount of purine is nearly equal to the amount of pyrimidines. तो ये चारगाफ का कंट्रीब्यूशन बहुत देखने में छोटा लगता है, बट उस समय के हिसाब से जो रिसर्च में आगे फर्दर बड़ा हेल्पफुल रहा, और उन्हीं के इस कंक्लूजन के बेसिस पे लेटर ऑन वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया। तो अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर पे आगे, हमने
डार्विन से स्टार्टिंग करी थी, मेंडल की बात करी, और धीमे धीमे अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी पे आ गए हैं। तो पहले मैं वॉटसन क्रिक पे जाऊं उससे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट, दिस लेडी रोजलिंड फ्रैंकलिन। शी वॉज अ क्रिस्टलोग्राफर। और ये मॉरिस विल्किंस इनकी लैब में पोस्ट डॉक थी, पोस्ट डॉक्टरेट फेलो थी, और इन्होंने पहली बार डीएनए सैंपल की क्रिस्टलोग्राफी की थी और उसकी इमेज इनको मिली थी कुछ इस तरीके से, क्रिस्टलोग्राफिक इमेज। और इन्होंने ये कंक्लूड कर दिया था कि डीएनए सैंपल के अंदर एक तो दो बातें इन्होंने कंक्लूड कर दी थी कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इनके रिजल्ट से ये भी क्लियर हो रहा था कि अगर हम डीएनए का सैंपल बनाएं तो नाइट्रोजनस बेसिस विल बी इनसाइड एंड फॉस्फेट विल बी आउटसाइड, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वॉटसन एंड क्रिक को अपना मॉडल देने के लिए। तो वॉटसन क्रिक में से आई थिंक फ्रांसिस क्रिक या वॉटसन, दोनों में से किसी एक ने विजिट किया मॉरिस विल्किंस की लैब को, और मॉरिस विल्किंस ने रोजलिंड फ्रैंकलिन के जो रिजल्ट्स थे और उनका जो पब्लिकेशन रिटन ड्राफ्ट रखा हुआ था, रफ ड्राफ्ट, वो इनको दिखा दिया। और आफ्टर दैट दे कंक्लूडेड द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एंड लेटर ऑन in 1953 they gave the molecular structure, or you can say that deduced the molecular structure of DNA, and they mentioned that DNA is a helical structure, it is a double stranded, there is a nitrogenous base pairing which we called it as now Watson and Crick base pairing, and position of nitrogenous bases and phosphate group. They also mentioned that nitrogenous base is inside and phosphate group outside, and that's how that DNA molecule looks like. It's a double stranded helical structure. Both strands are anti-parallel to each other, they run in a different direction, anti-parallel to each other। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, दूसरे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है। सो एक इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है, and A will always pair with T and C will always pair with G। ये चार ग्राफ ने पहले ही बता दिया था, and A will be equal to T, C will be equal to G। ये चार ग्राफ के रूल के हिसाब से वॉटसन एंड क्रिक को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो उन्होंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। In 1962 they got the Nobel Prize for the discovery of structure of DNA along with मॉरिस विल्किंस। ये ज्यादातर बात किसी को पता नहीं होती है कि वॉटसन एंड क्रिक के साथ में मॉरिस विल्किंस को भी नोबेल प्राइज मिला था। रोजलिंड फ्रैंकलिन उससे पहले ही कैंसर होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। सो नोबेल प्राइज वाज गिवन टू वॉटसन एंड क्रिक अलॉन्ग विद मॉरिस विल्किंस। सो तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। सो इस तरीके से डीएनए स्ट्रक्चर का हमें पता चला। तो हमें पता चला डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिकल इन नेचर है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसके बेसिस जो है वो इनसाइड होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप आउटसाइड होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, एंड अदर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, इसका डायमीटर कितना होता है, एक हेलिकल टर्न कितना होता है। तो इन लोगों ने जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड लेटर ऑन बाई वॉटसन एंड क्रिक अलॉन्ग विद मॉरिस विल्किंस, वो था बी डीएनए फॉर्म किया था इन्होंने, बी डीएनए। तो ये मेजर डिस्कवरीज हुई डीएनए के फील्ड में, और यू कैन से न्यूक्लिक एसिड रिसर्च के फील्ड में। इसमें जितने भी साइंटिस्ट के नाम आए, उनके एक्सपेरिमेंट्स आए, वो अपने आप में अलग अलग टॉपिक्स हैं, और अगर तुम लोग चाहोगे तो उन टॉपिक्स के ऊपर भी कुछ क्लासेस ले लूँगा मैं। लेकिन अभी हम इसको यहीं, चूँकि हमारा फोकस जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन है, तो हमें एक अच्छा बैकग्राउंड आइडिया मिल गया है कि किस तरीके से डीएनए के फील्ड में रिसर्च हुई और किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन और उसका पूरा प्रोसेस।